चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज जो है हिंदी का 5वां चैप्टर लिपि के बारे में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। और बार बार जो हम लोग लिखते हैं देवनागरी, तो देवनागरी के बारे में आज पढ़ेंगे कि देवनागरी क्या है। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत अच्छा चैप्टर है। यूनिक तरीक़ा से इसे हम सीखेंगे। इसमें जो सबसे पहले जो है लेखक परिचय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेखक परिचय पढ़ने के बाद जो है इसका सारांश देखेंगे, चैप्टर समझ में आ जाएगा कि आखिर ये चैप्टर कह क्या रहा है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं 5वां चैप्टर हिंदी का, 10th क्लास हिंदी गोधोली भाग 2 का 5वां चैप्टर जो है नागरी लिपि। लिपि का अर्थ होता है लिखावट। लिपि का अर्थ जो होता है लिखावट। और ये नागरी लिपि जो है इसमें निबंध पढ़ना, निबंध। और निबंध जानते हैं, जैसे कोई चीज़ पर भी निबंध लिख सकते हैं, तो ये नागरी लिपि पर हम लोग का निबंध लिखा गया है 5वां चैप्टर में। सबसे पहले देखिए गुणाकर मूले जी, आप इनसे दर्शन कर लीजिए। गुणाकर मूले जी यही जो है चैप्टर को लिखे हैं, लेखक हैं। इसके बाद सबसे पहले लेखक परिचय हम लोग पढ़ते हैं। लेखक परिचय में कह रहा है कि इनका जो रचनाकार, अभी जो हम तस्वीर देखे हम लोग, तस्वीर जो देखे हैं गुणाकर मूले जी का, ये रचनाकार, इस चैप्टर का जो है रचनाकार कौन है? गुणाकर मूले जी हैं। इनका जन्म जो हुआ था 3 जनवरी 1935 ईस्वी में हुआ था। बहुत अच्छा चैप्टर है और समझ में आएगा, ये गारंटी है। तो सबसे पहले इनका जन्म जो है 3 जनवरी 1935 ईस्वी महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म जो हुआ था इनका 3 जनवरी 1935 ईस्वी कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। जन्म महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। कब हुआ था? 3 जनवरी 1900 कितना में? तो 1935 ईस्वी में। 3 जनवरी 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चलिए इसके बाद इन्होंने 2500 से अधिक लेख एवं 30 पुस्तक का प्रकाशन किए। गुणाकर मूले जी जो है 2500 से अधिक जो है पुस्तक का जो है प्रकाशन किए हैं। 2500 से अधिक एवं 30 पुस्तक का क्या किए? प्रकाशन किए। इनका निधन जो है, इनका निधन 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में हुआ। इनका निधन कब हुआ? 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में इनका जो है मृत्यु हुआ। अब इनका जो है, इनकी प्रमुख रचना देखिए। रचना जो है लेखक का रचना जो है लिखे हैं, पूछता है तो रचना इनका कौन कौन सा है आप देख सकते हैं। रचना सबसे पहले है कि अक्षरों की कहानी। रचना जो है अक्षरों की कहानी। उसके बाद है भारत इतिहास और संस्कृत। इसके बाद है प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, है ना, मेंडलीव। ये सब इनका रचना है। सौर मंडल, अंतरिक्ष यात्री, नक्षत्र लोक, ये सब क्या है? इनका प्रमुख रचना है। ये रचना है, समझ गए। इसमें से कुछ कुछ रचना जो है, जैसे कि कहाँ अक्षरों की कहानी है, ये सब हमेशा जो है पूछते रहता है। एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये सबको। उसके बाद अभी बताएं कि लिपि का अर्थ क्या होता है। तो लिपि का अर्थ होता है लिखावट। लिपि का अर्थ क्या होता है? तो लिपि का अर्थ होता है लिखावट। आगे है कि नेपाल में 2 प्रकार की भाषा बोली जाती है। हालांकि अभी सारांश में ये सब बताएंगे, लेकिन कुछ पॉइंट निकाले हैं जो बेसिक हमेशा पूछा जाता है। लिखा गया है कि नेपाल में 2 प्रकार की भाषा बोली जाती है, नेपाली और एगो नेवारी। नेपाल में 2 प्रकार की भाषा बोली जाती है, एक हो गया नेपाली और दूसरा है नेवारी।
सबसे प्राचीन भाषा की अगर बात किया जाए, सबसे प्राचीन भाषा की बात किया जाए तो वह संस्कृत भाषा है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है? तो सबसे प्राचीन भाषा आपका संस्कृत है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है कौन कौन सी भाषा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा जो है लिखी जाती है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए, सबसे पहले देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में संस्कृत लिखी जाती है। संस्कृत भी देवनागरी लिपि है, और देवनागरी लिपि जो है ये सबसे पुराना लिपि है। देवनागरी लिपि जो है ये सबसे पुराना लिपि है। देवनागरी लिपि जो है ये सबसे पुराना है। 8वीं सदी के पहले का लिपि है। अभी तो जैसे 21वीं सदी चल रहा है, तो 8वीं सदी से पहले की लिपि है जो लेखक ने बताया। तो सबसे पहले संस्कृत जो है ये देवनागरी लिपि है। हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली देवनागरी लिपि में, नेवारी देवनागरी लिपि में, मराठी, मैथिली, मगही और भोजपुरी जो है ये सब देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। देवनागरी लिपि की शुरुआत जो है दक्षिण भारत से हुआ है। बहुत बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देवनागरी लिपि की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दक्षिण भारत से हुआ था। देवनागरी लिपि की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो दक्षिण भारत से इसका शुरुआत हुआ था। और दक्षिण भारत के लोग नागरी लिपि को नंदी नागरी लिपि कहते हैं। दक्षिण भारत के लोग यही लिपि को नंदी नागरी लिपि कहते हैं। हम लोग देवनागरी लिपि कहते हैं, और दक्षिण भारत के लोग इसको नंदी नागरी लिपि कहते हैं। चलिए, रोमन लिपि में लिखी जाती है अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो अंग्रेजी जो है रोमन लिपि में लिखी जाती है। मराठी कौन सा लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि को क्या कहते हैं? तो नंदी नागरी लिपि कहते हैं। ये सब बेसिक जानकारी है। गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है पंजाबी, हरियाणवी। ठीक है। दक्षिण भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगे हैं, और उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख 9वीं सदी से मिलने लगे हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख 9वीं सदी में मिल रहे हैं, और दक्षिण भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगे हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसका सारांश से ये पूरा चैप्टर क्या कह रहा है, ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा सारांश से। सारांश थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन पूर्ण रूप से आपको समझ में आएगा सारांश। आप इसे छोटा करके बाद में लिख सकते हैं। सबसे पहले इस बुक में जितना भी पॉइंट दिया गया था सब सारांश में हम लिखने का प्रयास किए हैं, और सारांश पढ़ने के बाद ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। एक लाइन आपको समझ में आया होगा कि जिस लिपि में ये जो छपा हुआ है उसको क्या कहते हैं? तो उसको नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। करीब 2 सदी पहले, सदी का मतलब क्या हो गया? 100 साल होता है। सदी का मतलब क्या होता है? 100 साल होता है। तो 2 सदी 200 साल पहले, है ना, पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगे। देवनागरी लिपि में हिंदी, अभी बताएं, संस्कृत, नेपाली जो है, नेपाली को क्या कहते हैं? नेपाली भाषा जो है नेवारी भाषा, जो कि नेपाल में 2 भाषा बोला जाता है, एक नेपाली और एक नेवारी। ठीक है।
मराठी, मैथिली, मगही एवं भोजपुरी भाषाएं जो है लिखी जाती है। जो भारत के संपूर्ण क्षेत्र में यह लिपि क्या है, फैला हुआ है। भारत के संपूर्ण माने सभी जगह जो है यह लिपि जो है फैली हुई है, देवनागरी लिपि जो है फैली हुई है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में यह लिपि फैला हुआ है। गुजराती लिपि देवनागरी लिपि से अधिक भिन्न नहीं है। देखिए लेखक का कहना है, लेखक क्या कह रहे हैं समझिए। लेखक कह रहे हैं कि गुजराती लिपि जो है ये देवनागरी लिपि से अधिक भिन्न नहीं है, माने ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा है, माने मिलता जुलता चीज़ को, बात समझे, मिलता जुलता चीज़ है। लेकिन लेखक एक पॉइंट और कह रहे हैं कि बांग्ला लिपि जो है प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन जो है अवश्य है। देखो कितना बढ़िया चीज़ जो है लेखक बताए, कह रहे हैं कि अगर बांग्ला लिपि, क्या कह रहे हैं, बांग्ला लिपि कह रहे हैं कि बांग्ला लिपि जो है, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं है तो बहन जो है वो अवश्य है। बहन जो है क्या है, अवश्य, पुत्री नहीं है लेकिन बहन अवश्य है, यह लेखक का कहना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा किए हैं तो इससे लग रहा होगा कि बहुत सारा है, लेकिन जब आप लिखिएगा तो थोड़ा सा छोटा होगा कॉपी में। चलिए तो उसके बाद अवश्य है, आगे है कि दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। यहाँ पर बेहद इम्पोर्टेंट लाइन ये दिया गया है कि नागरी लिपि जो है, नागरी लिपि का आरंभिक लेख शुरुआत में जो मिला था वो कहाँ से मिला, तो दक्षिण भारत से ही मिला, दक्षिण भारत से ही मिला। आगे कह रहा है कि दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि, दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि को ही क्या कहते हैं, नंदी नागरी लिपि भी कहते हैं, नंदी नागरी लिपि भी कहते हैं। उत्तर भारत की नागरी लिपि को, उत्तर भारत की नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। उत्तर भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि कहते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ लिपियां भी थी, है ना। दक्षिण भारत में क्या और लिपि नहीं था, दक्षिण भारत में भी बहुत सारा लिपि था। कौन कौन था, जैसे तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ये सब लिपियां भी थी। पर इसे छोड़कर नागरी लिपि को क्या किया, अपनाए। सारा जो है लिपि छोड़कर नागरी लिपि को क्या किया, तो नागरी लिपि को अपनाया। चलिए आगे देखिए, कह रहा है 8वीं सदी, सदी समझ रहे हैं ना। अभी कौन सा सदी चल रहा है, अभी जो है 21वां सदी चल रहा है, 21वीं सदी, अभी 21वीं सदी चल रहा है। ये 8वीं सदी से पहले की बात हो रहा है। जैसे लेखक का कहना है कि 8वीं सदी हम लगभग बताएं, पूरा जो है मतलब गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन लगभग में बता रहे हैं कि 8वीं सदी से है और 8वीं सदी से पहले भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ही है कि 8वीं सदी एवं 11वीं सदी में राजाओं ने सिक्कों पर नागरी लिपि में ही लिखवाते थे। जो राजा महाराजा होते थे, बताए थे कि राजा महाराजा जो सबसे पहले होते थे वो अपना सिक्का अपना जो है फोटो डालकर बनाते थे। अपना जो है राजा अपना सिक्का बनाते थे और उस पर अपना तस्वीर जो है छपवाते थे, और छपवाने के बाद उस पर जो फॉन्ट होता था, जो लिखाता था, वो नागरी लिपि में ही लिखाया जाता था। पहले सबसे पहले राजा जो है नागरी लिपि को पसंद करते थे और नागरी लिपि में ही फॉन्ट को लिखाते थे अपने सिक्के पर। तो यहाँ पर वही चीज़ दिया गया है कि 8वीं सदी एवं 11वीं सदी में राजाओं ने सिक्कों पर नागरी लिपि में, है ना, लिखाते थे। और 12वीं सदी में देखिए क्या हुआ, 8वीं से लेकर 9वीं, 10वीं, 11वीं सदी तक, है ना, राजाओं ने सिक्के पर क्या किया, अपना जो है नाम लिखवाते थे। उसके बाद है 12वीं सदी में केरल के शासकों के सिक्के पर, है ना, 12वीं सदी में देखिए क्या हुआ, 12वीं सदी में केरल के शासकों ने, है ना, केरल के शासकों ने सिक्कों पर बिरलस
बिरल केरलस, बीर केरलस है ना, बीर केरलस शब्द भी नागरी लिपि में लिखवाएं। यहाँ कहाँ पर देखिए, 12वीं सदी में केरल के शासक, 12वीं सदी में जो है केरल के शासक जो है बीर केरलस जो है सिक्के पर लिखा है। सिक्के पर क्या लिखा है, इस पर जो लिखा हुआ था ये बीर केरलस जो था लिखा हुआ, ये कौन सा फॉन्ट में लिखा है, तो ये नागरी लिपि में लिखा है ना, नागरी लिपि में लिखा है। आगे कह रहा है कि अकबर जो है, अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति छपी हुई थी। अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिसमें क्या था, जिस पर जो है राम और सीता की आकृति छपी हुई थी। ठीक है, आकृति छपी हुई थी और उस पर नागरी लिपि में राम सिया शब्द लिखवाएं। उसमें नागरी लिपि में क्या लिखा है, राम सिया शब्द लिखवाएं। गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा बाद के सिद्धम लिपि को है ना, सिद्धम लिपि के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस तिनके हैं, लेकिन नागरी लिपि के मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीर बन जाती है। देखिए कितना बढ़िया बात बताया, आप इसको समझिए बढ़िया से। सारांश बस इतना ही था। सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि ब्राह्मणी लिपि तथा बाद के सिद्धम लिपि के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें हैं। माने कुछ भी लिखते थे, जैसे आम लिखना है तो यहाँ छोटी सी आड़ी लकीरें इस प्रकार से होते थे। कौन कौन से लिपि में, तो ब्राह्मणी लिपि या सिद्धम लिपि में। ठीक है, लेकिन नागरी लिपि का यह मुख्य पहचान है कि इसका मुख्य पहचान कैसे है देखना है। इसका मुख्य पहचान है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है। पूरी लकीर कहने का मतलब है कि यहाँ से देखिए यहाँ तक पूरी लकीर है, यानी कि छोटा सा लकीर नहीं, जैसे यहाँ पटना लिखे तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे दे दिए हो गया, इस तरीका से नहीं। जितना हम चौड़ाई और लंबाई है उतना अनुसार से ये जो है लाइन लेंगे, और ये लाइन जो है ये देवनागरी का सबसे बेहतरीन पहचानने वाला जो है चिन्ह है ना। तो लकीरें बन जाती हैं नागरी को देवनागरी। इसके बाद जो है सबसे पहले पहचाने कि सबसे पहले जो है हम लोग का जितना लंबाई चौड़ाई रहता है उतना ही ये रेखा जो है लिया जाता है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे, समझे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि तथा दूसरी तरफ, यहाँ से गड़बड़ हो गई। नागरी को देवनागरी इसलिए कहते हैं क्योंकि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहते थे, और दूसरी तरफ चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम देव था। व्यक्तिगत नाम क्या था, देव था। इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता है। देवनागर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया। लेखक मतलब इस चैप्टर में लेखक ये नहीं बता रहे हैं, ये माने उनका जो है समझ में नहीं आ रहा है कि देवनागरी लिपि का नाम जो है, देवनागरी लिपि का नाम कौन धरा, माने किसने धरा और कैसे आया देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि जो है सबसे पहले 2-3 बात और बताएं। तो यहाँ से क्या लेखक कहना चाह रहे हैं कि नागरी को देवनागरी लिपि इसलिए कहते हैं क्योंकि पाटलिपुत्र पटना को है ना, पटना को क्या कहते हैं, नगर। पटना को देखिए किस तरीका से जुट रहा है ना, नागरी लिपि कैसे हुआ ये जुट रहा है। देखिए कि पटना को क्या कहते हैं, नगर। अनुमान लगा रहे हैं, पटना को नगर कहते हैं। तथा दूसरी तरफ चंद्रगुप्त द्वितीय को व्यक्तिगत नाम क्या है, उसका नाम है देव। पटना को नगर कहते हैं और इनका नाम है देव, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता है। और देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत के प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया। प्रमुख जो है उसका फिर नाम क्या दिया, देवनागरी नाम दिया। लेखक का कहना है कि यह सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसकी गारंटी नहीं है। मतलब वो जो है एक अनुमान लगाकर बोल रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है
कि देवनागरी लिपि का नाम ऐसा ही पड़ा होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारांश कुछ था, आशा करता हूँ कि सारांश जो है आप लोग को समझ में आया होगा। अब जो बुक में प्रश्न दिया गया है उसका सटीक उत्तर हम लोग देखेंगे। छोटा छोटा जो है आंसर उसका हम दिए हैं और आपको याद हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है। अभी जो है हम लोग सारांश में पढ़े थे कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता जो है कैसे आई है, इसके बारे में बताइए। तो करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें जो है छपने लगे। इसमें पुस्तकें क्या होने लगे, पुस्तक छपने लगे, इसीलिए इसके अक्षरों में क्या आ गई, अस्थिरता आ गई। बस इतना सा लिखेंगे, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न जो है देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा जो है लिखी जाती है। अभी सारांश में भी बताएं, पॉइंट में भी बताएं कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है। हिंदी जैसे लिखी जाती है, संस्कृत लिखी जाती है, मराठी लिखी जाती है, नेपाली लिखी जाती है, नेवारी लिखी जाती है, यही सब लिख देना है। चलिए तो देखते हैं। कह रहा है कि देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली, नेवारी, मराठी, मैथिली एवं मगही एवं भोजपुरी भाषा लिखी जाती है। जो भारत के संपूर्ण क्षेत्र में यह लिपि जो है फैला हुआ है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में या सभी जगह जो है यह लिपि फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न जो है देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बतलाया है। ठीक है, क्या बताया, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। तो अब इसका आंसर देखते हैं किस प्रकार से लिखे हैं। कह रहा लेखक ने गुजराती और बांग्ला लिपि से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है तथा साथ में दक्षिण भारत की ब्राह्मणी लिपि और नंदी नागरी लिपि की है ना तुलना देवनागरी लिपि से किए हैं। कौन कौन सी लिपि का तुलना जो है देवनागरी लिपि से किए हैं। तो ब्राह्मी लिपि और नंदी नागरी लिपि से तुलना जो है ना देवनागरी लिपि का किए हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है शॉर्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 4 नंबर जो है, कह रहा है कि नंदी नागरी किसे कहते हैं। नंदी नागरी जो है, नंदी नागरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। किस प्रसंग में लेखक ने इसका उल्लेख किया है, इसके बारे में बताइए। चलिए तो कह रहा है कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि को ही क्या कहते हैं, नंदी नागरी लिपि कहते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से भी क्या लिखा हुआ है कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि को ही क्या कहते हैं, नंदी नागरी लिपि कहते हैं। पहले पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया। पहले पहल जो है, पहले पहल कौन, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही क्या कहते हैं, नंदी नागरी नाम दिया गया। चलिए अगला प्रश्न जो है 5 नंबर देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले 5वां प्रश्न कह रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के लेख जो है ना आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इनके विवरण दे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, तो दक्षिण भारत से ही मिले हैं। राजाओं के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से
प्रारंभ हुआ है। और उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख 9वीं सदी से प्रारंभ हुआ है। 8वीं सदी से क्या हुआ है, तो 8वीं सदी से उत्तर भारत में, और 9वीं सदी से, सॉरी गड़बड़ हो गया, दक्षिण भारत में 8वीं सदी से और उत्तर भारत में 9वीं सदी से, है ना। उत्तर भारत में 9वीं सदी से और दक्षिण भारत में 8वीं सदी से। चलिए प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि का मुख्य पहचान जो है क्या है, इसका मुख्य पहचान क्या है, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर क्या रहते हैं, छोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस तिनके हैं। लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है। पूरी लकीर का मतलब हो गया कि जैसे अभी बताएं कि आम लिखना है तो यह ऐसे नहीं लिखेंगे, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, इसका जितना लंबाई, जितना चौड़ाई, जितना मोटाई, उस हिसाब से जो है अपने फॉन्ट को यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर जो ये लाइन हुआ, ये देवनागरी का सबसे बेहतरीन पहचान है। और छोटा देंगे तो वो दूसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं। वो अगर मान के चलिए इसको छोटा कर दिए, फॉन्ट को क्या कर दिए, ये लिख दिए इस तरीक़ा से, यहाँ पर छोटा दे दिए, तो ये किसका है, तो ये ब्राह्मणी लिपि का जो है, और यह सिद्धम लिपि के अक्षरों में जो है इस तरीक़ा से छोटा सा आड़ी दिया जाता है या छोटा सा तिनका दिया जाता है, समझे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब बाद में सभी प्रश्न का स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, हम टाइम देंगे आपको, ठीक है। सबसे पहले आप जो है सभी प्रश्न को देखिए, बाद में आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 7वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीनतम नागरी लेख प्राप्त होते हैं। आंसर कि विद्वानों का विचार है कि उत्तर भारत में मोहम्मद गौरी, शेरशाह सूरी, अकबर इत्यादि अपने सिक्कों पर नागरी लिपि में ही लिखवाते थे। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, याद हो जाएगा, छोटा सा जवाब है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है। 8वां नंबर कह रहा है नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताता है, इसके बारे में क्या कह रहा है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताता है, ठीक है। तो चलिए नागरी को देवनागरी इसलिए कहते हैं क्योंकि पाटलिपुत्र यानी पटना को नगर कहते थे, तथा दूसरी तरफ चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम देव था। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था, देव था। इसीलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता था। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया। समझ गए होंगे, सारांश में भी ये सब चीज़ को बताए हैं। सारांश आप सही से अगर समझते हैं और बढ़िया से उसको पढ़कर लिख लेते हैं, ये सारा प्रश्न जो है आपको खुद आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9वां है। कह रहा है कि नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है, पटना से नागरी का क्या संबंध है, लेखक ने क्या बतलाया है। तो लिखेंगे आंसर इसका किस प्रकार से लिखेंगे कि नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का कहना है कि यह सत्य है कि नागरी शब्द किसी नगर अर्थात किसी बड़े शहर,
है ना, किसी बड़े शहर से संबंधित है। और यह जानकारी भी मिलती है कि पाटलिपुत्र अर्थात पटना को ही, है ना, पटना को ही, पटना अर्थात जो है पटना को नगर कहते थे और यह जो है बड़ा शहर पटना ही हो सकता है। मैंने लेखक का कहना है कि नगर जो है, नगर की उत्पत्ति में संबंध में लेखक बताया है कि सबसे बड़ा शहर से ये नगर शब्द का उत्पत्ति हुआ है। तो नगर शब्द का उत्पत्ति जो बड़ा शहर से हुआ है, तो लगभग बड़ा शहर पटना ही है, ये कह रहे हैं लेखक। चलिए अगला प्रश्न है 10वां नंबर, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी, इसके बारे में बताइए। तो लिखेंगे कि 8वीं सदी से 11वीं सदी में, कितना 8वीं सदी से, 8वीं सदी से पहले भी था बताए थे, 8वीं सदी से 11वीं सदी में सार्वजनिक लिपि थी, क्योंकि उस समय संपूर्ण देश में लगभग इसी लिपि का प्रयोग हो रहा था। संपूर्ण देश में लगभग इसी लिपि का प्रयोग हो रहा था और अभी भी इसी लिपि का प्रयोग हो रहा है। चलिए अब 11 नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देते हैं, इसके बारे में बताना है। चलिए तो आंसर देखिए, उत्तर, नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है, जैसे मराठी भाषा हो गए, बंगाली भाषा हो गए, मैथिली भाषा हो गए इत्यादि। एक प्रश्न ये 12 नंबर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है ये प्रश्न, जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि गुर्जर प्रतिहार कौन था या कौन थे, ठीक है, कौन थे, गुर्जर प्रतिहार कौन थे। चलिए तो किस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे और जल्दी से याद करेंगे इस प्रश्न को। गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आए थे, कहाँ से आए थे, भारत के बाहर से आए थे गुर्जर प्रतिहार। 8वीं सदी से पहले अवंती प्रदेश में अपना शासन खड़ा कर लिया। बाद में उन्होंने कन्नौज पर भी क्या कर लिया, अधिकार जमा लिया। बाद में कन्नौज पर भी क्या कर लिया, अधिकार जमा लिया। चलिए सबसे पहले क्या है, करा 8वीं सदी में क्या, अवंती प्रदेश पे अपना क्या किया, शासन खड़ा किया। और बाद में क्या किया उन्होंने, बाद में जो है कन्नौज पर भी क्या कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया गुर्जर। चलिए प्रश्न नंबर 13, निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। करें कि निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण इस प्रकार मिलते हैं, जैसे राजाओं के सिक्के पर, है ना, 8वीं और 11वीं सदी में नागरी लिपि पूरे भारत में फैला हुआ था। राष्ट्रीय राजा दंतिदुर्ग का दान पत्र नागरी लिपि से प्राप्त हुआ। चलिए ये बहुत अच्छा प्रश्न था कि सबसे पहले बताना है कि इन निबंध के आधार पर बताइए कि इसका जो है कालक्रम नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण जो है प्रस्तुत कीजिए। तो कहाँ कहाँ जो है ये हुआ था, तो राजाओं के सिक्के पर जो है नागरी लिपि जो है देखने को मिलता था। राजाओं के सिक्के पर नागरी लिपि देखने को मिलता था। 8वीं से 11वीं सदी में जो है नागरी लिपि पूरे भारत में फैला हुआ था। राष्ट्रीय राजा दंत दुर्ग के दान पत्र पर जो है नागरी लिपि भी देखने को मिलता था।
तो कई जगह जो है नागरी लिपि देखने को मिलता था। और नागरी लिपि सबसे पुराना लिपि है, क्योंकि 8वीं सदी से पहले का है। लेखक ये नहीं बता रहा है कि लेखक जो है बढ़िया से ये नहीं कह रहे हैं कि 8वीं सदी से ही, मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि लिपि जो है शायद 8वीं सदी से है, ये अभी जो है 21वीं सदी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें कि सारा सब्जेक्टिव प्रश्न जो है हो गया। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। सारांश। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखे हैं। अब चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है एग्जाम की दृष्टि से भी आए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि गुणाकर मूल्य का जन्म जो है कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में गुणाकर मूल्य जी का जन्म हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि नागरी लिपि लेख जो है, नागरी लिपि के लेखक जो है वो कौन है? तो नागरी लिपि के जो लेखक हैं वो गुणाकर मूल्य जी हैं। अगला प्रश्न जो है, नागरी लिपि पाठ की कौन सी विधा है? तो यह एक क्या है? यह एक निबंध है। और निबंध आप समझ सकते हैं, जैसे किसी पर भी निबंध लिखते हैं, जैसे 1 क्लास में हम लोग पढ़ते थे, 2 क्लास में पढ़ते थे, अभी जो है 10th क्लास में भी निबंध आता है, आतंकवाद पर निबंध लिखें। चलिए, सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? पुराना भाषा कौन सी है? संस्कृत है। सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो गुणाकर मूल्य जी की रचना जो है सूर्य नामक पुस्तक है। नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेवारी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है बताइए? तो अंग्रेजी लिपि की भाषा बताइए जरा, है ना। अगला प्रश्न जो है, देवनागरी लिपि के प्रारंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है, कह रहा है क्या कि देवनागरी लिपि के प्रारंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देवनागरी लिपि के प्रारंभिक लेख जो है ये दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ है। चलिए, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। अभी बताएं कि देवनागरी लिपि के प्रारंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ है। कह रहा है कि करीब कितने वर्ष पहले देवनागरी लिपि के टाइप बने? तो 2 सदी पहले। 2 सदी पहले। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि गुप्त गुणाकर मूल्य की शिक्षा जो है किस भाषा से हुआ?
तो मराठी भाषा से हुआ। गुणाकर मूले जी का शिक्षा जो है किस भाषा से, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुणाकर मूले जी का शिक्षा जो है किस भाषा से हुआ, तो मराठी भाषा से हुआ। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है, तो नंदी नागरी लिपि कहलाती है। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है, तो नंदी नागरी लिपि कहलाती है। 12 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि 12 नंबर प्रश्न जो है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। अभी बताए थे कि नेपाली भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है, तो नेपाली भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाल में कितने भाषा का प्रयोग होता है, तो नेवारी और एक नेपाली। नेवारी और नेपाली जो है ये देवनागरी लिपि ही है, देवनागरी लिपि। 13 नंबर प्रश्न जो है गुणाकर मूले ने अंग्रेजी एवं हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की, तो वर्धा में किए। कहाँ किए, वर्धा में किए। अगला प्रश्न जो है 14 नंबर कह रहा है कि केरल के शासकों द्वारा जो है सिक्कों पर वीर केरलस शब्द जो है किस लिपि में जो है लिखाई गई थी, तो देवनागरी लिपि में लिखाई गई थी। किस लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखाई थी। अगला प्रश्न जो है 15 नंबर का रहे हैं कि पहले पहल किन राजाओं ने लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी लिपि का नाम दिया था, तो आंसर में क्या लिखेंगे, विजयनगर के राजाओं ने, विजयनगर के राजाओं ने। चलिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मराठी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न जो है टकसाल का संबंध किससे है, तो सिक्कों से है। टकसाल का संबंध किससे है, सिक्कों से है। अगला प्रश्न है जो है गुणाकर मूले ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों का विस्तृत जानकारी दी है। विस्तार से जो है किस गुणाकर मूले ने किस पुस्तक में लिपियों के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं, तो ये अक्षर कथा में दिए हैं। किस में दिए हैं, अक्षर कथा में जो है लिपियों के बारे में विस्तार से जानकारी जो है दिए। 19वां नंबर प्रश्न है कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है। ठीक ने, क्वेश्चन है 19वां नंबर क्वेश्चन कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता था, तो देवनगर कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है 20वां नंबर गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध जो है लिखे थे, तो लगभग जो है 2500 से अधिक लिखे थे। अगला है कि रामायण की रचना जो है किस भाषा में हुआ है, तो रामायण की रचना जो है संस्कृत में हुआ है। इस्लामी शासक का आरंभ काल है 12वीं सदी से। किस काल से है, 12वीं सदी से है। मिहिर भोज की ग्वालियर किस भाषा में है, तो ये भी संस्कृत भाषा में है। मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल जो है होता है, ऐसा किसने कहा, तो कौन कहा था, अल्बोरिन ने कहा था। चलिए 25वां नंबर और 26वां नंबर सबसे लास्ट प्रश्न जो है 25वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ कहाँ की भाषा है, तो दक्षिण भारत की भाषा है। दक्षिण भारत की कौन कौन सी भाषा, तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है। और ये सब जो माने कि लिपि जो है, ये सब जो भाषा है, ये सब भाषा किस लिपि में लिखी जा रही थी, तो देवनागरी लिपि में लिखी जा रही थी। बेतमा दान पत्र
है ना। किस समय का है, तो ये 2020 ईस्वी का है, 2020 ईस्वी का है। चलिए, तो इस प्रकार से ये चैप्टर क्या हो गया, ये चैप्टर एंड हो गया। हमने सबसे पहले इसका जो है लेखक परिचय बताया। चलिए, सबसे पहले जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो लगभग मिलाकर हमने 5 चैप्टर हिंदी का पढ़ चुके हैं। छठा चैप्टर बहादुर, बहुत मस्त चैप्टर है बहादुर, हम लोग देखेंगे। और इसका जो है आप लोग नोट्स बनाइए, अपने हाथों से नोट्स बनाइए, सारांश को अपने से लिखने का प्रयास करिए। जब सारांश आपको सही से याद हो जाएगा तो आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को खुद से बना सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।